अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको कहती हूँ तहे दिल से खुश आमदेद। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि जहाँ जहाँ प्रोग्राम देखा जा रहा है हमारे जो नाज़रीन हैं वो अच्छी सेहत में हैं, खुशो खुरम है और अपने दिन का बाकायदा आगाज़ कर चुके हैं। अगर नहीं किया तो जनाब करने, क्योंकि मौसम मुकम्मल तौर पर ले चुका है। अंगड़ाई बहरहाल सेहत के हवाले से मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जनाब आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है, कुछ हाईलाइट्स में आपके साथ शेयर करूंगी। मुल्क में जनाब गैस बहरान आने का जो खदशा है, जो इंदिया है वो दे दिया गया, बल्कि ख़तरा क्या मैं कहूँगी कि शायद ये यकीन में ही बात तब्दील हो चुकी है। जब गर्मियाँ होती हैं पाकिस्तान में तो बिजली बहरान रहता है, जैसे ही सर्दी आती है तो गैस बहरान, गैस की किल्लत का लोगों को सामना करना पड़ता है और बिल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहरहाल गैस बहरान के हवाले से बात करेंगे न्यू पाकिस्तान में। इसके अलावा जनाब बड़ी खबर क्रिकेट के मैदान से, कैसे जो है हम उस पर बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान और नमीबिया आमने सामने आने वाले हैं। दूसरे ग्रुप में आपको पता है कि इंग्लैंड जो है मुसलसल चौथी बार जो जीत उसने जो है बरकरार अपनी रखी है और फाइनल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पाकिस्तान के लिए जो ये विक्ट्री है नमीबिया के साथ जो मैच है वो निहायत ही अहम होने वाला है। इसके ऊपर डीप एनालिसिस लेंगे और साथ सेमीफाइनल में जाने के लिए कौन कौन सी टीम्स स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं उसके हवाले से भी एक एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। और ख़वातीन जनाब ये सेगमेंट जो मैं अनाउंस करने वाली हूँ प्रोग्राम में, आज आप हरगिज़ मिस नहीं करेंगी, क्योंकि जब मेरी टीम ने भी मेरे साथ ही सेगमेंट शेयर किया तो मैंने भी ज़रा फ़ोन का वॉल्यूम खोल दिया, ज़रा बढ़ा दिया, क्योंकि शौहर साहब साथ बैठे हुए थे। और किस बीवी का दिल नहीं चाहता है कि उसका शौहर जो है उसको तहाइफ के तराजू में तोल दे। ऐसा ही हुआ है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प किस्सा वाकया हुआ है पतलोकी में, जहां पर शौहर ने बीवी की सालगिरह खूब धूमधाम से मनाई। कुछ फुटेजेस भी आपको दिखाएंगे, इस कपल से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। लेकिन जो प्रोग्राम का आगाज करेंगे वो हम करेंगे, चूंकि सर्दियां अब आ चुकी हैं, मौसम ने करवट ले ली है, अंगड़ाई ले ली है, तो इसलिए अब हमें पता है हमेशा से कि जो सर्दियों की आमद के साथ ही जो मतवस्त तबका होता है, जिनकी इनकम बड़ी नॉर्मल होती है, गुजर बसर हो रहा होता है, वो सर्दियों में खासकर लंडा बाजार का रुख कर जाते हैं। और बिल्कुल कर भी लेना चाहिए। बच्चे भी होते हैं, फैमिली होती है, अफोर्ड करना आजकल तो खाना पीना इतना मुश्किल हो चुका है कि आप लिबास जो है वो किस तरीके से, अपने जो कपड़े हैं वो किस तरीके से अफोर्ड करेंगे। तो बड़ी तादाद जो लोगों की है वो लंडा बाजार जाती है, जहां पर आपको पता है कि यूज्ड सामान या माल वहां पर मौजूद होता है। अब इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, जो जिस तरीके से अफोर्ड कर सकता है उसको बिल्कुल उस तरह से करना चाहिए, चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए। लेकिन क्या इससे कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है? एहतियात क्या हो सकती है, या बीमारियां किस तरह की आपको लग सकती है लंडा बाजार से खरीदे हुए कपड़ों की, बैग्स की? इस हवाले से हम बात करेंगे और एक्सपर्ट भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे हमारे जो न्यूज रिपोर्टर है जनाब अब्दुल वहाब साहब, नुमाइंदा नियो न्यूज, जो कि इस वक्त लंडा बाजार में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम अब्दुल वहाब, बताइएगा सर्दियों की आमद के साथ ही यकीनी तौर पर लंडा बाजार में भी रश बढ़ गया होगा? जी नबीहा, वालेकुम अस्सलाम। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, जैसे ही सर्दी ने जो है वो करवट बदली है, उसके साथ साथ जो है वो लंडा बाज़ार में लोगों ने रुख करना शुरू कर दिया है, चूँकि मौसम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो चुका है। रात भर की अगर बात करें तो ठंडी हवाएं भी चली, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई, उसके बाद मौसम खुशगवार हो चुका है। और इस वक्त भी जो है वो मैं लंडे बाज़ार में मौजूद हूँ, जो कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब वाक़ है। और यहाँ पर भी जो है वो इस वक्त लोग यहाँ पर शॉपिंग के लिए आ चुके हैं। अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए तो यहाँ पर सुबह के औकात में ही जो है वो बाहर रोड के ऊपर जो है वो बड़ी तादाद में रेडी बांध जो है वो अपने सामान बेचना शुरू कर दिया है इन्होंने। और यहाँ पर जो है वो बोली लगाई जा रही है और यहाँ पर जो है वो लोगों को चीज़ें फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक तरफ यहाँ पर जो है वो चीज़ें महंगी बेची जा रही हैं, उस पर भी जो है वो कुछ लोग शिकवा करते दिखाई देते हैं। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। आप बताएं कि यहाँ पर आप भी शॉपिंग के लिए आए कि क्या सस्ती चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही हैं? सर कुछ मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही। पिछले साल की निस्बत इस साल आपको क्या सस्ती चीज़ें यहाँ पे मिल रही है कि हर तरफ महंगाई के साथ साथ लंडा भी महंगा हो गया है? सर लंडा भी महंगा हो गया। तो भी कोई शॉपिंग कर लिया आपने? यस।
अच्छा ये बताइए, यहाँ से जो है वो आप चीज़ें खरीद के जाते हैं, ये तो चीज़ें गंदी होती हैं ऑलमोस्ट, इसको क्या जाके साफ धोते हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ बीमारियाँ भी इससे फैल सकती हैं, तो आप यहाँ से चीज़ें खरीदने के बाद घर जाके इसको अच्छे तरीके से ड्राई क्लीन करते हैं, धोते हैं, या ऐसे ही पहन लेते हैं? सर नहीं, पहले धोते हैं फिर इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर चीज़ें जो है वो पहले वॉश भी कर रहे हैं जाकर और फिर पहनते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो महंगी चीज़ें जो है वो यहाँ पर बताई जा रही हैं कि यहाँ पर जो लंदन में भी जो है वो अब चीज़ें सस्ती नहीं रही, यहाँ पर भी जो है वो तमाम अशिया महंगी हो चुकी हैं। यहाँ हमारे न्यूज़ रिपोर्टर अब्दुल वहाब इस वक्त मौजूद हैं लाहौर में, जो रेलवे स्टेशन के पास जो लाहौर का सबसे बड़ा लंडा बाजार है, वहां से हमें लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। बहरहाल अब्दुल वहाब से मजीद बात करने की, उनसे कनेक्ट करने की एक मरतबा फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन वो यही बता रहे थे कि यहाँ पर भी जो अशिया हैं वो महंगी हो चुकी हैं और आम आदमी जो कि पहले यहाँ पर आता था उसकी रीच में सामान था, उसकी पहुँच से बाहर हो चुके हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने सेगमेंट में आगाज़ में जिक्र किया था कि हम स्किन रिलेटेड जो बीमारियाँ हो सकती हैं उतरे हुए कपड़ों की, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो जनाब डॉक्टर आसिफ बिलाल साहब, स्किन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा गुफ्तगू कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, स्किन की बहुत सारी बीमारियों का ताल्लुक आपके लिबास के साथ भी होता है और लंडा बाजार में यकीनी तौर पर तमाम जो यूज्ड अशिया होती हैं वो मौजूद होती हैं। तो डॉक्टर साहब जरा बता दीजिएगा कि ऐसी सूरत हाल में कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं स्किन रिलेटेड? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्किन के रिलेटेड काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं इसके अंदर, जैसे कि स्केबीज की बीमारी है, फंगल इन्फेक्शंस हैं, ये फैल सकते हैं क्योंकि यूज मटेरियल होता है और उसको यूज़ करने से बगैर वॉश किए या डिसइंफेक्ट किए तो स्केबीज और फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। और उसकी प्रिवेंशन के लिए ये ज़रूरी है कि उसको बाकायदा डिसइंफेक्ट किया जाए या उसको वॉश करके शूज़ हों, कोट वगैरह, जर्सीज वगैरह हों या गर्म। डॉक्टर साहब की आवाज प्लीज बढ़ा दूं ताकि मैं डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनूंगी तो जरा गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगी ना। जी टीम। जी, तो इस लिहाज से जो है ना वो उसको डिसइंफेक्ट करना और उसको वॉश करना बहुत है ताकि स्किन की इन्फेक्शन ना फैले। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे कौन कौन सी बीमारियां जो छूने से या जो हैं वो सिर्फ महज लिबास तब्दील करने से हो सकती है? क्योंकि सिर्फ लंडा बाजार की अगर हम बात ना भी करें तो बहुत सारी जो खवातीन हैं वो भी ड्रेस अपना एक्सचेंज करती रहती हैं, तो ऐसे में कौन कौन सी बीमारियां बहुत कॉमन है जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे? जी, स्केबीज तो सबसे कॉमन है। स्केबीज इस तरह ही फैलती है, इवन जो क्लॉथ्स होते हैं जो, हेलो जी मैं आपको सुन रही हूँ। जी, इवन जो क्लॉथ्स होते हैं वो अगर इकट्ठे भी धोए जाएं तो बाज़ का सही वॉश ना हो तो उससे भी स्केबीज जो आगे स्प्रेड होने का खतरा होता है। बाकी किसी स्केबीज वाले पेशेंट ने वो कपड़े पहने हैं तो वो कोई और बंदा यूज करेगा तो उसको स्केबीज हो जाएगी, जिसमें यह कि पूरे जिस्म पे खारिश शुरू हो जाती है, लोगों को इवन रात को नींद भी नहीं आती और काफी जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं लाइफस्टाइल, है ना। ठीक, डॉक्टर आसिफ बिलाल जनरल फिजिशियन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है और स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सानिया जावेद भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू एंड वेलकम टू द शो। अभी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, डॉक्टर आसिफ बिलाल, कि जो सबसे मोस्ट और जो सबसे कॉमन बीमारी है स्किन रिलेटेड दैट इज स्केबीज। अब बहुत सारे लोगों को स्केबीज के बारे में नहीं पता, आप जरा इसके बारे में खुलकर बताइएगा। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक चीज करेक्ट करती चलूं कि स्केबीज जो है इसमें एक चीज ये होती है कि जब स्केबीज का जो जरासीम है जिसको हम स्केबीज माइट कहते हैं, इसको अगर बॉडी कांटेक्ट इंसानी जिस्म से खून ना मिले 72 घंटों के लिए 72 आवर्स के लिए, तो ये कीड़ा ऑटोमेटिकली मर जाता है। तो चाहे वो कपड़े हों चाहे वो बिस्तर हो, अगर वो 3 दिन के लिए आपके बॉडी कांटेक्ट में ना आए तो वो कीड़ा ऑटोमेटिकली मर जाता है। बट यस, ये बिल्कुल ट्रू है कि ये गंदगी से फैलती हैं चीजें, ये कंटेजियस छूत की बीमारी है। लेकिन इससे भी ज्यादा कॉमन जो चीज देखने में आती है, क्योंकि हम डे टू डे रूटीन में ये चीजें देखते हैं अपने पेशेंट्स में, फंगस इन्फेक्शंस जो है, स्पेशली पिट्रियासिस वर्सिकलर और टीनिया कॉर्पोरिस, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो मोस्टली मेजॉरिटी पेशेंट्स में नजर आती हैं। और जैसे कि आप लोगों का आज का एक टॉपिक, ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है कि वो लोग जो जिनकी अफोर्डेबिलिटी इस तरह से नहीं है, एक अच्छे ब्रांड की चीज लेना या साफ चीज लेना, जब वो लंडे बाजार में जाके चीजें लेते हैं तो वहां से वो चीजें ये एक्वायर कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर सानिया, ये भी बताइएगा, बिल्कुल जिस तरह से मैंने कहा ना कि प्रोग्राम के आगाज में कि चादर देखकर पांव फैलाने, और बहुत सारे लोग ब्रांड न्यू चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसे में अपने आप को सर्दी से बचाना भी है तो लंडे बाजार का रुख करना, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हमारी ऑडियंस की अवेयरनेस के लिए आप उनको गाइड कीजिएगा, जब वो
ऐसे में बाजारों का रुख करते हैं और अशिया खरीद कर लेकर आते हैं, तो फिर उनका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। अच्छा, हम लोग बड़े मॉल, हम तो लंडा बाजार की बात करें, लेकिन मॉल्स में भी बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि जब ट्रायल के लिए वहां पर खवातीन जाती हैं या मर्द जाते हैं, तो जो कपड़े पहने होते हैं वही समटाइम पैक करके जो है वो कस्टमर को दिए जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस तो ब्रांड न्यू ड्रेसेस के साथ भी हो रही है ना? मैं इसी पे ही आने लगी थी अभी कि ना सिर्फ लंडा बाजार में, अगर हम किसी अच्छे ब्रांड पे भी चले जाएं, लोग वही कपड़े जब कोई भी जाके हम साइज समटाइम्स ट्राई करते हैं कि किसी के पहने हुए वही हैंगिंग में से उतार के कपड़े जब ट्राई करते हैं, तो हमें ये नहीं चीज मालूम होती कि क्या उस बंदे को कोई स्किन इन्फेक्शन थी ऑलरेडी या वो ठीक था। तो इस तरीके से भी इन्फेक्शंस लग जाती हैं। इसलिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप या तो अपने साइज की चीज आपको पता हो कि मेरा ये साइज है और आप जाके उसको वैसे ही असेस करके ले लें। एक तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये कि जब भी आप कोई कपड़ा लें, चाहे आप कहीं से भी लें, चाहे आप अपने टेलर से स्टिच कराएं, उसको सबसे पहले आप एक मर्तबा प्रॉपरली वॉश कर लें, ताकि आपको अगर उसके अंदर कोई जरासीम आ गया है तो वो साफ हो जाए। अगर तो कोई स्केबीज का एलिमेंट है तो उसमें हम हमेशा पेशेंट को कहते हैं कि गर्म पानी में अपने कपड़ों को वॉश करें। अदरवाइज अगर फंगस किसी के कपड़ों में है तो सबसे बेहतरीन हल मैं यही सबको सजेस्ट करती हूँ कि आप जो भी कपड़ा बाहर से लेके आ रहे हैं उसको आप एक मर्तबा सेपरेटली बाकी घर वालों के कपड़ों से अलग वॉश कर लें, क्योंकि फंगस हो गया या स्केबीज हो गए, ये दोनों जरासीम वो हैं जो दूसरों के कपड़ों में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप अपने कपड़े जो बाहर से ला रहे हैं उनको अलग वॉश कर लें। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि टिक्स जो होते हैं जिनको खटमल कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा कॉमन, ये भी चीजें यहाँ पे ही पाई जाती हैं। तो अगर एक मर्तबा खटमल आपके घर पे आ जाता है तो वो वुड के अंदर रहना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से स्किन एलर्जी, स्किन रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं। तो इन तमाम तर चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और अगर देखने में आया जाए तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये छोटे छोटे जरासीम है, ये छोटे छोटे कीड़े हैं, कुछ हमें आंख से नजर आते हैं और कुछ हमें आंख से नजर नहीं आते। इसलिए बेहतरीन हल ये है कि रोजाना शॉवर लें, रोजाना अपनी बॉडी को एक मर्तबा शॉवर दे दें। जरूरी नहीं कि आप एंटी बैक्टीरियल सोप्स ही इस्तेमाल करें, आप कोई भी साबुन इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को वॉश कर सकते हैं और अपने कपड़ों को साफ रख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर आसिफ, मैं आपकी जानिब रुख करूंगी और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यकीनी तौर पे जो लंडा बाजार से कपड़े खरीदे जाते हैं वो उस तरीके से साफ नहीं होते और हर शख्स की कोशिश ये होती है कि वो घर लाके कम से कम एक बार वॉश कर ले। कुछ लोग ये प्रैक्टिस करते हैं और कुछ लोग नहीं करते, उनके लिए खास कर ये शो है। बहरहाल मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या कोई इस तरह की कोई मेडिसिन वगैरह भी मिलती है जो हम वॉशिंग के वक्त कपड़ों में डाल सकते हैं, ताकि अगर कोई भी जरासीम है जो नॉर्मल वॉशिंग करते वक्त अगर नहीं निकल पा रहा तो हम उसका इस्तेमाल करें और कपड़े बेहतरीन तरीके से साफ हो जाए, उसमें कोई जरासीम ना रहे, कोई बीमारी ना रहे? नहीं, जो यूजुअल प्रैक्टिस हमारी तरफ होती है, यूजुअली को इतना कपड़ों को धो के, इवन जैसे मैडम ने कहा कि गर्म पानी यूज कर सकते हैं, उसके बाद क्लॉथ को जो है वो सोनिक स्टोरियर पे रखें। आपने नोट किया होगा कि लोग जो है एक दिन 2 दिन बाहर धूप पे लटका देते हैं, है ना। तो आई थिंक तो कि सिंपल डिटर्जेंट जो यूज हो रहे हैं सर्फ वगैरह, और फिर जब हम धूप पे लटका देते हैं तो उसकी काफी 99.9%, इवन हम वार्ड में काम करते थे तो हम वॉश करके धूप पे लटकाते थे, तो हमें कोई ऐसा डिटॉल या इस चीज की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई अफोर्ड करता है और डिटॉल वगैरह वो मतलब यूज कर सके इस तरह ज्यादा चीजों के ऊपर, तो कर भी सकते हैं। लेकिन सिंपल जो सर्फ है उससे वॉश करने के बाद जब धूप पे लटका दिया जाता है कपड़े को और वो एक खास टाइम तक धूप पे रहते हैं कपड़े, तो वो ठीक हो जाते हैं, इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक, अच्छा डॉक्टर, एक चीज और मैं ऐड जी बिल्कुल ऐड कीजिए। एक चीज जो हम भूल जाते हैं, जैसे लंडा बाजार में बहुत ज्यादा रश होता है, हम लोग ये ख्याल नहीं करते कि जिस तरह अब कोविड है मास्क वगैरह यूज नहीं करते, या जिस तरह डेंगू फैला हुआ है सुबह के वक्त या शाम के वक्त हमें कोई ऐसा रिपेलेंट यूज करना चाहिए कि वहां पे भी तो ये मॉस्किटोज काट सकते हैं और ये चीजें हो सकती हैं। तो ये प्रिवेंशन भी जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है कि जो जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज फैल रही हैं और वो इस रिलेटेड है कि जहाँ पे हजूम हो जाता है वहां पे कोविड फैलने के चांसेस होते हैं, या जहाँ पे मॉस्किटोज बहुत ज्यादा हैं और लोग ज्यादा इकट्ठे हैं और वहां पे ये डेंगू फैलने का, आजकल डेंगू का सीजन है, बहुत ज्यादा डेंगू के पेशेंट्स आ रहे हैं। तो लाइक हमारे अवाम में ये अवेयरनेस भी जरूरी है कि वो मॉस्किटो रिपेलेंट्स वगैरह यूज करें, या एटलीस्ट मास्क। आज डॉक्टर साहब आपकी बात बजाए, क्योंकि पहले एहतियात है और उसके बाद इलाज है।
तो एहतियात लाजमी करें, ये प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। डॉक्टर सानिया, मुझे बिल्कुल याद आ रही है एक प्रैक्टिस जो हमारे पेरेंट्स किया करते थे और उनके पेरेंट्स यानी कि हमारी नानियाँ दादियाँ तो बड़ा रेगुलर किया करती थी, फिर ये रीत थोड़ी सी ट्रांसफ़र हुई हमारी माओ में और शायद हम तक पहुँचते पहुँचते ये ख़त्म हो चुकी है। और वो ये कि जैसे ही सर्दियाँ आती थी या सीज़न चेंज होता था तो कपड़ों को, रज़ाइयों को, बंद सामान को धूप लगवाई जाती थी। अब ये प्रैक्टिस देखने में नहीं मिल रही, क्या ये भी इसीलिए होती थी कि जरासीम वगैरह मर सकें? शुरू में कहा कि अगर हम 72 आवर्स के लिए, 72 घंटों के लिए या 3 दिन के लिए जो भी चीजें हमने इस्तेमाल करनी है, जैसे सर्दियों के कपड़े, बिस्तर हो गए, बाहर से लाए हुए कपड़े हो गए, उसको आप रख दें 3 दिन के लिए, उसको आप टच ना करें, उसको आप 3 दिन के लिए रख छोड़ें और फिर उसको आप वॉश करके, गर्म पानी में वॉश करके अच्छी तरह से धूप लगवाएं, फिर आप उसको इस्तेमाल करें। दी बेस्ट हल है। इसके साथ आपको कोई स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज लेने की जरूरत नहीं है। हमें एक नेचुरल सोर्स अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, हम क्यों ना उसको इस्तेमाल करें। धूप से ही कई चीजें डिसइंफेक्ट हो जाती हैं क्योंकि उसकी तपश जो है कई जरासीम को मार देती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सानिया। आपका डॉक्टर आसिफ बिलाल और उससे पहले अब्दुल वहाब हमारे रिपोर्टर भी हमें अपडेट कर रहे थे। तो बहरहाल सारी गुफ्तगू का निचोड़ ये निकला कि बहुत एहतियात बरतें, क्योंकि जो परहेज़ है, जो एहतियात है वो इलाज से बेहतर है। अच्छे तरीके से वॉशिंग करके फिर जो है वो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें। जनाब वक्फे का वक्त हुआ है प्रोग्राम में और जब आगे बढ़ेंगे तो जनाब मजीद सेगमेंट्स हैं प्रोग्राम में आपके लिए। स्टे विद अस। चुनाव प्रोग्राम में आपको एक मरतबा खुशामदीद कहते हैं। और एक वक्त था कि जब सर्दियां आती थी और सर्दी बढ़ती थी तो लोग अपने जो घरों के चूल्हे हैं उनको, मुझे बड़े अच्छे से याद है कि उसको ऑन रख लिया करते थे और वहां पर हाथ सेका करते थे। और गैस चली जाएगी या खाना नहीं पक पाएगा या बिल बहुत ज्यादा आ जाएगा, ये कंसर्न कम से कम हमारे बचपन तक तो कभी था ही नहीं। लेकिन आज के जनरेशन का यानी कि हमारा जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक तो बिल्स इतने बड़े बड़े थमाए जाते हैं, इतने ज्यादा बिल्स आ जाते हैं, गैस की किल्लत हो जाती है, आम आदमी अब गैस भी अफोर्ड नहीं कर पाता। और सर्दियों के आने के साथ ही यही खबर आवाम को, लोगों को सबसे ज्यादा परेशान किए रखती है। जनाब, अब मुल्क में जो है वो गैस बहरान का जो खतरा है वो यकीनी तौर पर बढ़ चुका है। इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पाकिस्तान इरफान खोकर साहब। इरफान साहब, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सूरत हाल है क्या, ये आप बताइएगा। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं न्यू टीवी को आज ये मुबारकबाद पेश करूँ। पाकिस्तान में हजारों जानें मासूम जा चुकी थी। आज 2 नवंबर एक तारीख साज दिन है, उस पर भी बात करेंगे, एलपीजी की कीमतों भी बात करेंगे। और इस कदर बुरी हालत होने जा रही है, किसी घर में कुदरती गैस नहीं होगी। ये 2-3 बारिशों के बाद आप देखेंगे हमारे पास कोई तो निज़ाम मौजूद नहीं है, हमारे पास कोई अरेंजमेंट मौजूद नहीं, हमने कोई तैयारी नहीं कर रखी। पाकिस्तान में गैस का इतना बड़ा बरहान और शॉर्टफॉल आ रहा है, 1200 बिलियन फुट कुदरती गैस सिस्टम में नहीं है। और अगले 2-3 साल के अंदर अंदर 90 लाख क्यूबिक फुट कुदरती गैस सिस्टम में नहीं होगी। अफसोस की बात, हमने अरेंजमेंट नहीं किया। अगर अरेंजमेंट किया है तो एलएनजी का, महंगी एलएनजी का लाके हमने अरबों रुपए हुकूमत का एसएचजीसी और एसएनजीपीएल नुकसान कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे एलपीजी का जो एक प्लांट जेजीवेल चलता था, जो एसएचजीसी की नाअहली की गवर्नमेंट की वजह से वो 1.5 साल से बंद पड़ा हुआ है, अरबों रुपए उस पर नुकसान कर लिया। आप अंदाजा करें जो एलपीजी पाकिस्तान में पैदा होती है, जिसकी कीमत सिर्फ जो पैदावारी लागत है वो सिर्फ 9 से 10 रुपए केजी है। जो आप देख लेते यहाँ 1.5 साल कबल एलपीजी 80 रुपए केजी बिक रही थी। ओगरा की प्राइस 80 रुपए की, आज पहाड़ों में एक 280 रुपए केजी है। आज सरकारी कीमत पूरे पाकिस्तान में बड़े शहरों में आप 217 रुपए केजी आई है। ये गरीब का फ्यूल था, ये गरीब की गैस है जो इससे दूर कर दी गई है। इसमें इतनी शर्मनाक, मैं आपको बातें सुनाऊं आप हैरान हो जाए कि इतनी बड़ी ब्लेंडर नाअहली है। ये पाकिस्तान की तरीका, ये पहली सर्दियां होंगी जिसमें बच्चे स्कूल नाश्ता करके नहीं जाएंगे। आप देखें घर घर में जो सिलेंडर का इस्तेमाल है वो हमने उनसे दूर कर दिया है। हम अरबों रुपए दरख्त लगाने में लगा रहे हैं,
तो सर जी फिर तो वो वक्त दूर नहीं है ना, वो वक्त तो दूर नहीं है जब लोग दोबारा जो मिट्टी के तेल के जो चूल्हे एक मर्तबा आम हुआ करते थे उन पर आ जाएंगे, या जहां पर वो भी लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो फिर लकड़ियां ही लगानी पड़ेंगी ना। अगर ऐसी सिचुएशन होगी और कोई अरेंजमेंट नहीं हो रही है, कोई निजाम नहीं है, हुकूमत इस पर अगर संजीदा दिखाई नहीं दे रही है, तो फिर लकड़ियां जलाकर बच्चों को नाश्ता करवा के स्कूल भेजा जाएगा और खाना बनाया जाएगा। जी मैं यही कहना चाह रहा हूं, हुकूमत की ये देखेंगे वो ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब हमने देखा, अरबों रुपए दरख्त लगाने पे लगा रहे हैं, अरबों रुपए दरख्त लगाने पे लगा रहे हैं, जो दरख्त कट रहे हैं, जिसकी वजह से कट रहे हैं। ये पाकिस्तान की कुदरती गैस जो आज 1.5 साल के अंदर जिसकी पैदावार कीमत 37 रुपए किलो थी, पैदावार सरकारी कीमत, आज उसकी सरकारी कीमत 1,45,000 रुपए, यानी 145 रुपए किलो पैदावारी कीमत है। 108 रुपए उसमें इजाफा हुआ है। सिर्फ जो 8-10 लोग इस मुल्क को लूट रहे हैं, पैदावारी कीमत, मैं दावे से कहता हूं जो मैंने इनको फार्मूला दिया था उस पर अमल करें। जितनी पाकिस्तान में गैस पैदा होती है तमाम मार्केटिंग कंपनी में मसावी तकसीम कर दी जाए और उनके ऊपर शर्त लगा दी वो 50% इसमें इंपोर्ट शामिल करके एक रेट निकालेंगे। इसकी पैदावारी कीमत सिर्फ 40,000 टन पे सिर्फ 3 माह के लिए फिक्स कर दे। ये कीमत जो आप देख रहे हैं 280 रुपए किलो है, ये कीमत आधी कीमत पे आ जाएगी। आप देखेंगे ये कीमत, मैं दावे से कहता हूं ये कीमत 280 की जगह आप देखेंगे 100-140 रुपए किलो नहीं आएगी। मैं बिल्कुल ये उदा छोड़ दूंगा, ये मैं दावे से कह रहा हूं। ये 10 बंदे अरबों रुपए रोजाना के जेल में डाल लें। साहब को देखना है, हुकूमत का इस पर प्लान है, कोई प्लान दिखाई दे रहा है आपको, जिससे ये जो आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने शेयर किए हैं हमारे साथ इस वक्त, ये तो बहुत ही संजीदा है और इनके नताइज भी बेहद संजीदा हो सकते हैं। हुकूमत का क्या प्लान है इसको रिकवर करने के लिए, या कोई तैयारी है? हुकूमत का प्लान मैं अर्ज कर देता हूं। SHGC के अंडर एक प्लांट चलता है जो कुदरती गैस है, उसका नाम है जामशोर ज्वाइंट वेंचर, हैदराबाद में वो प्लांट है जिसकी प्रोडक्शन माशाल्लाह 525 मेट्रिक टन के करीब थी। 1.5 साल से प्लांट बंद पड़ा हुआ है, कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दी है, लेकिन SHGC के अफसरान उसको चल, यानी पाकिस्तान में लोकल पैदावार को हमने 525 मेट्रिक टन को बंद रखा हुआ है, जिससे अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। ये कुदरती गैस से ही LPG निकाली जाती थी, फिर कुदरती गैस वापस कर दी जाती थी। 5% श्रिंकेज होती थी जिससे हम पाकिस्तान की आवाम को सस्ती LPG दे सकते, वो हमने 1.5 साल से TGVL बंद रखा हुआ है। इरफान साहब, जो 2 LNG कंपनियां हैं अचानक तयशुदा मुआहदे के बावजूद वो पीछे हट गई हैं, ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। इसकी रिप्लेसमेंट क्या की जा रही है? देखें हमने ये जो आज वक्त आ रहा है, इससे पहले हमने बताया था कि ये बरहान आएगा, कुदरती गैस का शॉर्टफॉल है, इसके लिए LNG के अरेंजमेंट जो करने थे, आपने मुआवजे करने थे, जो भी आना था, हमने ये पहले मैंने ये 1000 लेटर लिखा हुआ, ये मेरे पास मौजूद है, रिकॉर्ड में ये मौजूद है। मैंने ये उसको मैं तस्वीर भी लिखी, कंपेन है गैर मेरे सेनेटर की, मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की, ये मेरे पास मौजूद है। जिस वक्त मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब या अदारे बुलाएंगे तो ये उनके पास रिकॉर्ड की बात, एक लेटर मैंने आज से 6 माह साल पहले 1.5 साल से लिख रहा हूं कि पाकिस्तान की अपनी पैदावार बढ़ाएं, अपनी पैदावार भी नहीं बढ़ाई, बाहर से मुआवजा भी नहीं किया, और साथ इंडिया वाले मुल्क में देख लें इंटरनेशनल कीमत जो LPG की है उस पर वो 60% सब्सिडाइज हैं। हम अपनी ही गैस के ऊपर जो कीमत 37 रुपए किलो थी, आज उसकी सरकारी पैदावार कीमत 1,45,000 रुपए टन है। अब अंदाजा करें कि डेली का करोड़ों डॉलर 5 से 10 बंदे जेल में डाल लें। ये प्राइम मिनिस्टर साहब को नजर नहीं आता? इनको बुलाएं, पूछें ये कौन सी गैस जो यहां पे लोकल गैस पैदा होती है, इसकी कीमत क्यों इतनी है? एक बात, हमने कोई अरेंजमेंट नहीं किया, हमने फ्यूचर के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया। बहुत मुश्किल हालात होंगे, बहुत मुश्किल। मैं कह रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 2-3 बारिशें होने दें। आप अंदाजा करें जितनी बातें मैंने लेटर लेके की वो एक सच साबित नहीं, मैं अपना ओहदा छोड़ दूंगा। सर ओगरा क्या कर रहा है? लेकिन यहां पे लोग बड़ी बातें कर देते, शायद मैंने भी कई दफा ओगरा के खिलाफ बात की, लेकिन मैं आज 2 नवंबर पाकिस्तान की तरीक का इतना अहम दिन है, मैं मुबारकबाद करता हूं पाकिस्तान की LPG इंडस्ट्री को।
चेयरमैन ओगरा ने, मसूद साहब ने, मेंबर गैस ने एलपीजी की जो मसूम जाने जा रही थी उसको बचाने के लिए इसमें उन्होंने फौरी तौर पर सेफ्टी पे आज मीटिंग बुलाई है। आज ओगरा अथॉरिटी ने तारीख में पहली दफा जिसमें एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस डाली है, डिकेंडिंग के इश्यूज के ऊपर, डिकेंडिंग के मामले के ऊपर जो मसूम जाने जा रही है गैर मेरिट सिलेंडर के खात्मे के लिए उन्होंने पहली दफा पाकिस्तान की जब से ओगरा बना है पाकिस्तान की तारीख में पहली मीटिंग आज हो रही है। इंशाल्लाह ताला उसमें हम सेफ्टी की पूरी टीम कराची से भी लोग पहुंच चुके हैं। आज वो मीटिंग होने जा रही है। इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह आप देखेंगे जिस तरह एलपीजी गैर मेरिट सिलेंडर कारखाने बंद कराए थे, आपने देखा बोधर ये कारखाने बंद, इंशाल्लाह ताला इस तरीके से हम एसओपी को बना रहे हैं। डिकेंडिंग इस मुल्क की जरूरत है, मजबूरी है हमारी। आज उनसे रिक्वेस्ट है आज शुरू करें। ये जो दुकानें जो बनी इनके लिए एसओपी तैयार करें, सेफ्टी के ऊपर एसओपी तैयार करें, तमाम डीसी को इख्तियार दिए वो सेफ्टी मुकम्मल करें, इन बाकायदा लाइसेंसिंग करें और आवाम को जहां पे मासूम जाने बचेंगी आवाम को सस्ती गैस भी मिलेगी। जी अच्छा सर, एक सवाल जो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो कतर से मुआहिदे हुए थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, खान साहब को भी इस पर काफ़ी सख्त एतराज़ात थे और इस पर हुकूमत और अपोजिशन में काफ़ी बहस भी हुई थी, आमने सामने भी हुए, काफ़ी तंज़ व मजाक भी किया गया। क्या वो मुआहिदे मुल्क की ज़रूरियात के लिए दुरुस्त थे, आप समझते हैं? मदिया बात तो सच है, बात है रसवाई की। बात यह है कि हम यहाँ पे बड़े बड़े एक्सपर्ट और तजिया नगार हैं, जो चीज़ें हमें फौरी करनी चाहिए तो हमने नहीं की। पाकिस्तान में देखें ये चीज़ें करते करते मैं आज एक और बात, पाकिस्तान ये नया पाकिस्तान जब बना तो एक ही चीज़ सस्ती थी, एलपीजी। आप वो भी देखें आज पाकिस्तान की तरीकी बुलंद तरीन सतह पहुंची। ये मुआहदे इनको बहुत पहले, हाँ यहाँ हम तनकीद बड़ा तनकीद खेलते रहे, मैं कुछ सियासी किसी की हमायत नहीं करूंगा, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जो शाहिद खान अब्बासी ने मुआहदे किए थे, जो डॉक्टर आसिम ने मुआहदे किए थे, उसको उठा के देख लें, वो फ्यूचर को प्लान करके किए थे। आज उसकी हालत देख लें। मैं इस पर इतना ज्यादा तबसरा नहीं करना चाहता, वो सियासी इशू बना हुआ है, लेकिन शाहिद खान अब्बासी ने और डॉक्टर आसिम ने यह साबित किया था इस मुल्क की नदी को बेहतर करना चाहते थे। जी तो सर, जब गैस मुल्क से भी खत्म हो रही है, बाहर से भी नहीं आएगी, तो मुल्क की सनती तरक्की भी यकीनी तौर पर तरक्की क्या होगी, बहरान का शिकार होगी ना मुल्क की सन्नतें भी। जी जी बिल्कुल, मैं यही करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मतबादल जो फ्यूल है, जो घरों में जा सकता है, जो इंडस्ट्री को जा सकता है, जो कुदरती गैस है, सिर्फ एक एलपीजी है जो उसके इस्तेमाल से हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं। लेकिन एलपीजी के ऊपर भी हमने पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर ने आज से 18 माह कबल प्लानिंग विंग में एक कमेटी बनाई, जहां ज़ेब साहब उसके चेयरमैन बने। 18 माह से वो कमेटी एलपीजी पॉलिसी 2021 बना रही है। हम मीटिंग खेल लें, हम इतवार को भी इस्लामाबाद में सफर करके आते हैं, मीटिंग खेलते रहे ना, हम उस पॉलिसी एलपीजी पॉलिसी 2021 बना सके। उन्होंने मुझे वादा किया कि हम टैक्सेस की माफ कर, एलपीजी पर लगे तमाम टैक्स माफ कर देंगे, वो टैक्स भी माफ नहीं हुए। हमने 8 नवंबर को स्ट्राइक की कॉल दी, उन्होंने कहा जी हमने समरी मूव कर दी। आज चेयरमैन ओगरा से मुलाकात होगी, एलपीजी लगे तमाम टैक्स खत्म किए जाए, एलपीजी की लोकल गैस को मसावी तमाम कंपनियों में तकसीम किया जाए, उसकी कीमत 40,000 रखी जाए, आप देखेंगे कीमत फौरन आप। लेकिन हमारी प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग में जो कमेटी बनी वो मीटिंगें खेलते रहे 18 माह गुजर गए। जून 2020 में शुरू की थी, जहां ज़ेब साहब की प्लानिंग में मिनिस्ट्री पेट्रोलियम में बेशुमार मीटिंग हुई, नदीम बाबर साहब चले गए, उसके बाद एक साहब और है वो चले गए, 2-3 मिनिस्टर चेंज हो गए, लेकिन एलपीजी पॉलिसी 2021 नहीं बन सकी। आज सर पे सर्दियां आ गई हैं, आज हमें जरूरत है गैस की, लेकिन हमारे पास पॉलिसी मौजूद नहीं है। किस पॉलिसी के तहत काम करेंगे? वजारत पेट्रोलियम की टीम ने बहुत काम किया, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। डॉक्टर विरक ने बहुत काम किया, सुजात ने बाकी सब ने बहुत काम किया, लेकिन बात यह कि ऊपर ऐसी ताकतें मौजूद हैं, कभी कहते हैं लैंड रूट पर टैक्स लगा दें। मैंने इनको मना किया था, आज ये चीज़ सच साबित हुई। लैंड रूट ईरान के रास्ते जो गैस आ रही, आप अंदाजा करें अगर खुदा ना खास बंद हो जाती, आज कीमत यहाँ 500 रुपए किलो भी गैस नहीं मिल रही थी। वो डेली की आप अंदाजा करें, डेली का 1,500 टन 1,000 टन वहां से गैस आती है। इस मुल्क में सर्वाइव हम कर रहे हैं। इरफान साहब, दुख की बात तो यह कि जहां पर घरेलू सार्फिन तो मुतासर हो रहा है, जो घरेलू सार्फिन तो मायूस हो ही रहा है और उसकी जिंदगी पर तो असर पड़ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो मुल्क की सनतें हैं वो भी तबाही के दहाने पे आम पहुंचेगी अगर इसी तरह की सिचुएशन रही। और जनाब, ये तो हमने मुल्क में गैस बहरान के हवाले से आपको अपडेट किया। यहाँ पर प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फा लेंगे,
ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बैक जनाब प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और आम आदमी को लूटने के लिए मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे ख्याल से कहीं से कोई बचत नहीं हो रही। और अभी जो खबर आ रही है इसकी डिटेल्स तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ही। बहरहाल न्यूज़ ये है कि लेस्को में ईजी पैसा के थ्रू जमा होने वाले बिलों में करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। और सार्फिन से मुख्तलिफ दुकानों पर जो ईजी पैसा के थ्रू बिल वसूल किए जा रहे थे उसमें ये करप्शन की गई है बड़े पैमाने पर। जानेंगे इसकी जो डिटेल्स हैं अदनान अजीज से। अदनान अब बताएगा कितने का ये फ्रॉड हुआ है और इसकी निशानदेही कैसे हुई है? देखिए नबिया, सबसे पहले तो बात यह है कि अभी इसकी भी निशानदेही नहीं हुई क्योंकि इसकी अभी इंक्वायरी चल रही है। और अच्छा। हमारा ये अलमिया रहा है कि जब भी अवाम की सहूलत के लिए कोई काम किया जाता है, जैसा कि उससे पहले जो सार्फिन थे, जो लेस्को के कंज्यूमर थे, वो अपने लेस्को के जो बिल थे वो बैंकों में जमा करवाते थे। लेकिन उसके बाद सार्फिन की सहूलत के लिए ये फैसला किया गया कि जो आपके इलाके में जैसे जीपीओ है, उसके अलावा जो इजी पैसे की शॉप है, आप वहां पे भी बिल जमा करवा सकते हैं। अब बैंक में ये है, वहां पे कंप्यूटराइज सिस्टम है कि वहां पे आपको स्टैम्प के बगैर या कंप्यूटर से आपको रसीद दे देते हैं। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि जो जराये के मुताबिक जो लेस्को के 4 सर्कल्स हैं वहां पे कुछ ऐसी काली बेड़ों की निशानदेही हो रही है जो अपने किसी जो ऐसे जो बदनीते से इंसान कहते हैं कि आप अपने फलां इलाके में इजी पैसे की शॉप खोल लें, आपके पास जितने बिल जमा होंगे, क्योंकि लेस्को में जो बिल डिवाइड होते हैं वो जो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। जैसे इंडस्ट्री का जो बिल है उसको इनको अपनी जुबान में कहते हैं कि 46वां बैच है, यानी कि उसकी अमाउंट ज्यादा होती है। उसके थोड़ा सा अगर नीचे आए तो 24वां बैच उसकी अमाउंट उससे कम हो जाती है, यानी कि वो बिल लाखों में होता है। जो घरेलू सार्फिन है वो 5वां बैच या 6वां बैच ऐसे करके अपना बिल जमा करवाते हैं। जैसे ही सार्फिन जो इजी पैसे के जरिए बिल जमा करवाते हैं, इजी पैसे वाले जो जो वहां पे माफिया बैठा है वो उनको स्टैंप लगा के देता है कि आपका बिल जमा हो गया। अब मिसाल के तौर पर मेरा बिल 20,000 रुपये आया है, मैंने बिल 20,000 जमा करवा दिया और उन्होंने स्टैंप भी लगा के दे दी। और जो मेरा रिकॉर्ड है वो जब कुछ दिनों बाद जब अच्छा, इसमें अदनान कौन मुलव्विस रहा, उन अफराद की निशानदेही हो पाई है? नहीं, इसकी अभी निशानदेही नहीं हो पाई क्योंकि अच्छा। जो सीएसडी है, जो डायरेक्टर है कस्टमर सर्विस के लेस्को के रायसगर, वो बकायदा इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और उन्हें तमाम जो सर्कल्स के जो एफी साहिबान है उनसे रिपोर्ट तलब की है कि जिस डिवीजन में या सब डिवीजन में इजी पैसे की शॉप है, जो इजी पैसे की शॉप है, क्योंकि ऐसे अक्सर वाकई देखने में आते हैं जैसे डिफेंस का इलाका है, वहाँ पे तो बकायदा पूरी सब डिवीजन ने बकायदा एहतजाज किया था कि वहाँ के सार्फिन के बिल जमा हुए हैं लेकिन जो अमाउंट है वो रेवेन्यू में नहीं जा सकी, जिसके बाद सार्फिन को बिल लग कर आना शुरू हो गए। अच्छा, इसकी यहाँ पे बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि अवाम को ऐसे लूटते हैं कि अवाम को पता भी नहीं चलता। उसकी मिसाल के तौर पे जैसे कि मेरा बिल आया 20,000 रुपया, बिल मेरा चला गया वापस रेवेन्यू में। अब मैं लेस्को का बंदा हूँ, मुझे तो पता है कि ये बिल मेरी मली वजह से जो है वो लग के आया क्योंकि जमा तो हो गया, स्टैंप लग गई है, लेकिन पैसे इसके रेवेन्यू में नहीं गए। फिर वो क्या काम करते हैं, मेरे बिल पे डिफेक्टेड का कोड लगा देते हैं, जी आपका मीटर खराब है। मैं फिर एक माह बाद जाऊंगा, जी मेरा बिल पिछले माह 10,000 था, अब 20,000 आ गया, ये मेरे पिछले पैसे किस चीज के लग के आए हैं? तो आगे से सार्फिन को बड़े प्यार से जवाब देते हैं, जनाब आपका जो बिल है वो मीटर खराब था, ये देखिए हमने कोड लगा दिया है, आप परेशान ना हो, मजीद आप 5,000 दें, आपके जो बिल की हम एडजस्टमेंट कर देते हैं। और बकायदा वो जो बिल है उससे प्रिंट भी हो जाता है, मतलब जो बिल एडजस्टमेंट एमसीओ की मद में, आरसीओ की मद में, डीसीओ की मद में, जी आपका जो और बार अगर कोई अदनान मेरा सादा सा आपसे सवाल है, मुझे आप बताइएगा ताकि मैं भी समझ सकूं, मेरी ऑडियंस पे समझ सके कि जो इजी पैसा के थ्रू जमा किए गए बिल है उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाहिर नहीं किया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो है वो इजी पैसे वाले हैं और दूसरा वो जो बैंक वाले हैं जहाँ पे इजी पैसे वाले अपना अकाउंट खुलवाते हैं। क्योंकि कौन जिम्मेदार कौन है? उसका जो जिम्मेदार है वो इजी पैसे वाले जो शॉप वाले हैं और दूसरा जो बैंक वाले हैं जिनके जहाँ पे उनका अकाउंट होता है। क्योंकि जितनी वहाँ पे उन्होंने अपनी वहाँ पे बिल की जो जनरेट उन्हें करने होते हैं वहाँ पे साथ साथ उन्हें रिकॉर्ड को मेंटेन भी करना पड़ता है। और दूसरी जानब जब बैंक वाले क्या काम करते हैं, जब वहाँ पे बिल जमा नहीं होते तो वो जितना बिल कार्ड है वो रेवेन्यू और के दफातर में भिजवा देते हैं। ठीक है अदनान अजीज, बहुत शुक्रिया, आप हमें इसे अपडेट कर रहे थे जनाब। इसके लिए हम न्यू पाकिस्तान में लेंगे हेडलाइन ब्रेक और उसके बाद वापस आके आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। न्यू पाकिस्तान, न्यू पाकिस्तान, न्यू पाकिस्तान।
वेलकम बैक जनाब। नियो पाकिस्तान में आपको कहते हैं बहुत बहुत खुशामदीद एक मरतबा फिर से। और अमारात में जनाब जो क्रिकेट मेला है वो अबोताब के साथ जारी है। पाकिस्तान अभी तक सीरीज में नाकाबिले शिकस्त रहा है। आज एक और अहम मैच खेला जाने वाला है शाम को पाकिस्तान माबैन नमीबिया के साथ। और देखना यह है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आज के मैच के बाद कैसी रहती, जिसके बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल में यकीनी तौर पर अपनी जगह बना लेगा। जबकि दूसरे ग्रुप की बात की जाए तो वहां पर इंग्लैंड को नाकाबिले शिकस्त रहा और सेमीफाइनल तक पहुंच चुका है। जनाब पाकिस्तान जो है देखना यह है आज के मैच में पाकिस्तान की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या रहती है, कोई तब्दीली भी आती है या नहीं आती है। एनालिसिस लेंगे आज के होने वाले मैच पे और सेमीफाइनल में कौन कौन सी टीम्स दिखाई दे रही हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्रिकेट स्पोर्ट्स एक्सपर्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। आज का मैच कितना इंपॉर्टेंट, यकीनी तौर पर बहुत है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कोई तब्दीली भी देख रहे हैं आज के मैच में? देखिए नमीबिया जो दरअसल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त रही है। पाकिस्तान और इंग्लैंड दो ऐसी टीमें इस टूर्नामेंट की जो अब तक नाकाबिले शिकस्त है। बकिया तमाम टीमें कोई ना कोई मैच जरूर आ रही हैं। तो पाकिस्तान तो 6 पॉइंट्स के साथ पहले ही सेमीफाइनल के लिए हॉट फेवरेट है। आज नमीबिया से मैच है। नमीबिया की टीम पहली मर्तबा वर्ल्ड कप T20 के लिए क्वालिफाई करके आई है फाइनल स्टेज के लिए, तो उसका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं है। सदर्न अफ्रीका का मुल्क है नमीबिया, एक छोटा सा मुल्क है, 25 लाख से ज्यादा उसकी आबादी है। और वहां से अब ये टीम जो जिस तरीके से आई है उसको देखते हुए एक साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर है डेविड वीजे जो लाहौर कलंदर्स को भी रिप्रेजेंट कर चुका है पाकिस्तान सुपर लीग में, वो खेल रहा है नमीबिया की जानिब से। लेकिन नमीबिया की यंग टीम है, इनएक्सपीरियंस टीम है, पाकिस्तान को एडवांटेज होगा। और मैं समझता हूं पाकिस्तान में आज तवक्को की जा रही है कि शायद 1-2 तब्दीलियां हो, फास्ट बॉलर हसन अली को आराम कराया जाए और उनकी जगह शुमाली वजीरिस्तान के फास्ट बॉलर जो है मोहम्मद वसीम जूनियर को शामिल किया जाए। इसी तरीके से कहा यह जा रहा है कि शायद इमाद वसीम को आराम करा के लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज को शामिल किया जाए। तो अब देखते हैं क्या तब्दीलियां पाकिस्तान करता है। लेकिन पाकिस्तान को जरूर अपनी कारकर्दगी की वजह से नमीबिया पर आपने इशारा किया, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में हाँ ही हो, ये तब्दीलियां भारी तो नहीं पड़ जाएंगी ना? नहीं, तब्दीलियां देखें, पाकिस्तानी टीम ऑलरेडी सिक्योर्ड पोजीशन पर है और आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाते हैं कि खुदा न खास्ता जो नॉकआउट मरहले का मैच है, जो सेमीफाइनल है, उसमें अगर इन केस खुदा न खास्ता आपका कोई खिलाड़ी अनफिट हो जाता है तो कम से कम उसकी जगह जिस खिलाड़ी को ले वो एक आध मैच तो खेला हो। तो मेरे ख्याल में इसलिए वो जो है वो तब्दीली करेंगे, अगर करेंगे तो। अच्छा सर, अब कौन कौन सी टीम्स आप देख रहे हैं इन सेमीफाइनल? 2 तो ऑलरेडी आ चुकी है, पाकिस्तान और इंग्लैंड। इंग्लैंड तो 100% क्वालिफाई कर गया है, पाकिस्तान तो 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है, पाकिस्तान भी चला जाएगा। अब बाकी मुकाबला है अब दूसरे ग्रुप से कि जहां पर से इंग्लैंड है वहां जो है वो अब देखते हैं कि साउथ अफ्रीका आती है या फिर ये कि उधर से श्रीलंका भी रेस में थी, ऑस्ट्रेलिया भी रेस में, श्रीलंका तो बाहर हो गई। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका उस ग्रुप से, और पाकिस्तान के ग्रुप से भारत तकरीबन आउट हो चुका है। कोई मैराकल ही भारत को जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचा सकता है। लेकिन यहाँ अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मुकाबला होगा कि इन दोनों में से कौन सी टीम नंबर 2 पोजीशन हासिल करती है। वैसे आपने भारत का जिक्र किया तो चलें पूछ लेते हैं, बड़ा इंटरेस्ट का टॉपिक रहता है हमेशा से शायकीन क्रिकेट के लिए पाकिस्तान और इंडिया का मैच। इंडिया को हुआ क्या वैसे इस बार इस सीरीज में? बिल्कुल ही नहीं परफॉर्म कर पाई टीम इंडियन। देखिए, कहते हैं ना कि खुद एतमादी इंसान को ले डूबती है। मुझे लगता है भारतीय क्रिकेटर्स, भारतीय टीम कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी क्योंकि वो आईपीएल यहीं पर खेले, बकिया मैचेस आईपीएल के जो पहले भारत में होने थे यहाँ शिफ्ट हो गए। फिर उसके बाद उनकी टीम गेयर अप कर रही थी, कई प्लेयर्स उनके अच्छे थे, लेकिन वो बिल्कुल एक्सपोज हो गए। जब आप अंदाजा लगाएं कि अब तक 2 मैचों में भारत ने सिर्फ 2 विकेट लिए, वो भी जसप्रीत बुमराह ने। अब तक 2 मैचों में भारतीय टीम मुखालिफ टीम के खिलाफ बुरी तरह से हारी है, पाकिस्तान से 10 विकेटों से, न्यूजीलैंड से 8 विकेटों से। तो उनकी जो टीम प्लान है, जिस तरीके से विराट कोहली ने 4थे नंबर पर बैटिंग की न्यूजीलैंड के खिलाफ, जबकि वो अमूमन 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करते हैं, रोहित शर्मा जो ओपनर थे उनको वो 1 डाउन पर ले आए,
और सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने इनिंग्स ओपन कराई। तो भारत ने स्ट्रैटेजिकली जो है बहुत बड़े ब्लंडर्स किए और खुद एतमादी थी, उनको समझ रहे थे कि वो तो फेवरेट है, वो जीत जाएंगे, और उसकी वजह से उन्हें दोनों मैचेस में नाकामी का सामना करना पड़ा और अब उनके सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कान तकरीबन खत्म हो गए अगर कोई मौजूदा ना हुआ तो। अच्छा सर, ये बात तो दुरुस्त है कि हम अभी तक नाकाबिले शिकस्त रहे हैं, पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है वो आउट क्लास रही है, लेकिन अगर हम सेमीफाइनल का मैच देखें तो हमारा सामना एक मरतबा फिर से जो है वो किसी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ होगा। तो यकीनी तौर पे टीम पाकिस्तान को किसी न किसी हिकमत अमली और मजीद स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ ही मैदान में उतरना पड़ेगा। देखिए, स्ट्रॉन्ग टीम आप तो कह सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि उस ग्रुप से जो है वो ऑस्ट्रेलिया के आने के इम्कान बड़े रोशन है। ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका कोई एक आएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया आता है पाकिस्तान के खिलाफ तो हमें याद करना चाहिए 2010 का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, जब सईद अजमल को माइकल हसी ने छक्के लगा दिए थे और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गया था, लेकिन फाइनल में उसे इंग्लैंड ने हरा दिया था। तो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया भी जो मैच इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से बुरी तरीके से हारा है दुबई में, तो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेकन है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में से कोई एक टीम मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के मध्य मुकाबले होगी सेमीफाइनल। अच्छा सर, अब एक साहब बताइएगा कि पाकिस्तान की जो भी फतुहात की जो सीरीज अभी रही हैं उसमें लकीली कहे या जो है बाय चॉइस कहे, पाकिस्तान ने जो है वो बल्लेबाजी का जो फैसला है वो सेकंड इनिंग्स मतलब बाद में किया। तो आज का जो मैच है या जो आज की पिच है, जो ग्राउंड है, उसके हवाले से भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो पिच के बारे में बताएगा और पाकिस्तान का बॉलिंग या बल्लेबाजी करने का फैसला जो है वो दुरुस्त साबित होगा। पहले देखिए, पाकिस्तान वो वाइट टीम नहीं है जिसने के हदफ का ताकुब दिया है, मुखालिफ टीमों के खिलाफ चेस किया है। इस टूर्नामेंट का ट्रेंड है कि जो भी टीम टॉस जीत रही है मुखालिफ टीम को पहले खिला रही है और एक टारगेट लेकर वो चलती है कि इतना टारगेट हमें अचीव करना है। पाकिस्तान वाइट टीम नहीं, और टीमें भी ऐसा कर चुकी हैं। इंग्लैंड कल जीत गया, हालांकि इंग्लैंड के सामने जो है वो एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन थी, ओस गिरी हुई थी, गेंद गीली थी, लेकिन इंग्लैंड हदफ को डिफेंड करने में कल कामयाब हुआ है। पाकिस्तान के बारे में हम यही कह सकते हैं, ये पहला मैच है पाकिस्तान जो शेख जायद स्टेडियम में खेलेगा। इससे पहले पाकिस्तान ने अपने 2 मैच दुबई में और 1 मैच शारजाह में खेला है। तो मैं समझता हूँ नई कंडीशन होंगी। पिच के बारे में तो हम यहाँ से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आम ख्याल यही है कि अबू धाबी की जो पिच है वो एक सपोर्टिंग विकेट होगी और दोनों टीमों के लिए मौके होंगे। अच्छा सर, चूंकि नामीबिया के साथ आज मैच खेला जाने जा रहा है पाकिस्तान का, क्या स्ट्रेंथ पॉइंट्स है नामीबिया के? नामीबिया के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि नई टीम है, ना तजुर्बाकार टीम है, पहली मर्तबा क्वालिफाई किया, उनका कुछ स्टेक पर नहीं होगा, वो तो खेलेंगे। पहले भी उन्होंने पिछला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ यही खेला है। उनकी बॉलिंग बेहतर है, 2-3 ट्रिपल मैन उनका एक बॉलर है, वो बहुत जबरदस्त बॉलर है, फास्ट बॉलर। उनके अलावा जे स्मिथ उनका स्पिनर है और फिर डेविड विजे। बस उनकी टीम दरमियानी है, कोई बहुत मजबूत टीम नहीं है, लेकिन टीम नहीं है, दरमियानी टीम है। और सबसे जो बड़ी बात है, जो सबसे जो एज है या जो बेनिफिट है या जो बिग पॉइंट है वो ये कि कोई प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी फतुहात का तमगा जो है वो अपने सर पर रख चुका है और नामीबिया इज अ न्यू टीम। तो वो जो प्रेशर वाली एक जो गेम होती है, आई होप सो कि पाकिस्तान को उसका भी एक एज हासिल होगा। बहरहाल बहुत सारी दुआएं हैं टीम पाकिस्तान के लिए। एंड बेग साहब, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला नियो पाकिस्तान के लिए, और इंशाल्लाह जनाब जीत पाकिस्तान की ही होगी। इसके साथ ही प्रोग्राम में बढ़ेंगे एक वक्फे की जानिब, और उसके बाद जरा दिल थाम कर बैठिए हाजरीन और नाजरीन, क्योंकि एक बड़े आइडियल कपल से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। स्टे विद अस। नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब, वेलकम बैक। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और अगर किसी शौहर को इस वक्त दफ्तर जाने से देर हो रही है या घर में मुंह फुलाए बैठे हैं और अपना अखबार पढ़े हैं और बीवी पर तवज्जो नहीं है, तो तमाम बेगम हजरात को कहते हैं कि ज़रा थोड़ी सी शौहर की तवज्जो हमारे प्रोग्राम की जानिब दिलवा दीजिए, क्योंकि जो कपल हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद है बहुत ही आइडियल कपल है। और जनाब खातून की सालगिरह के मौके पर, सालगिरह तो खैर सभी सेलिब्रेट करते हैं, जश्न तो सभी मनाते हैं, लेकिन किस अनोखे अंदाज में इनके मियां जनाब नासिर ने नायला की बर्थडे सेलिब्रेट की है, जरा ये आपको दिखाते हैं।
जी, ये सालगिरह के आप मनाजिर देख सकते हैं जनाब, दोनों का ताल्लुक पत्तों की से। और ये देखें आप, ये बड़ा एक तराजू यहाँ पे रखा गया है और एक साइड पर नायला को बिठाया गया है और जनाब दूसरी साइड पे तहाइफ रखे गए हैं और वो वजन मेंटेन किया गया है। भाई तालियां होनी चाहिए, मैं तो कहती हूँ इस कपल के लिए कि जहां पर शौहर ने अपनी बीफी को तहाइफ में ही तोल दिया है। गाड़ी हो, बाइक हो, कपड़े हो, मेकअप हो, ना जाने कौन कौन सी दुनिया की नेमतें लाके इन्होंने जनाब अपनी बेगम के कदमों में रखती हैं। और जनाब तहाइफ का ये कहा गया ना कि वो अंबार लगा दिया गया है, तो बिल्कुल वो हम इस फुटेज में देख सकते हैं। और 4 साल हो चुके जनाब इनकी शादी को, तो जरा इनकी शादी की कहानी, मोहब्बत की कहानी और सालगिरह की कहानी, सारी बातें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग नासिर एंड नाइला। नासिर, सबसे पहले तो आप फोन साइड पे रख दें और हमसे जरा गुफ्तगू करें। चलें जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, भी सालगिरह जैसा कि मैंने बोला कि सभी सेलिब्रेट करते हैं और खवातीन को तो वैसे ही कुछ जरा ज्यादा शौक होता है, इंतजार होता है कि मेरी बर्थडे आने वाली है, अब देखूंगी कि शौहर क्या गिफ्ट करता है और कितना महंगा गिफ्ट करता है। तो कहाँ से ये आइडिया आया कि भाई तहाइफ में तोल देंगे आप नाइला को? देखिए मिस, हर साल जो है मैं बर्थडे सेलिब्रेशन करता हूँ इनकी। एवरी ईयर करते हैं? हाँ, और हर बार सरप्राइज देते हैं? जी, सरप्राइज देता हूँ। लेकिन हर बार सरप्राइज छोटे होते थे, कम होते थे, लेकिन क्योंकि अर्निंग उतनी थी। इस बार अर्निंग ज़्यादा हो गई माशाल्लाह जी, तो काफ़ी अल्लाह ताला ने जो नवाजा। और मैंने कहा कि ज़ाहिर बात है, जिन्होंने मेरा साथ इतना दिया है और जब मैं ज़ीरो था तब मेरा साथ दिया है, क्या बात है, यानी कि जब आप कुछ भी नहीं थे। जी बिल्कुल है। अच्छा। तब इन्होंने मेरा साथ दिया। तो मेरे साथ भूखे काटी, सबको पता है। और जब ज़ाहिर बात है, जब अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, जब मेरे साथ इन्होंने इतना कुछ किया है और अब इनके लिए मैं इतना कुछ ना करूं तो फिर ये गलत। तो ये इतना जो बड़ा फंक्शन किया गया, कब से प्लानिंग कर रहे थे आप? देखें, प्लानिंग तो मैं तकरीबन 6 माह पहले ही करना शुरू कर दिया। 6 माह पहले से ही तैयारी शुरू हो गई थी? और भिनक भी नहीं पड़ी नाइला को? क्या भिनक भी नहीं पड़ी, पता भी नहीं चलने दिया? नहीं, इनको पता होता है कि मैंने सरप्राइज देना होता है, लेकिन इतना बड़ा हो जाएगा ये नहीं मालूम था। लेकिन ये जो इतना बड़ा सरप्राइज था ना, ये तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर अरेंज हुआ। अच्छा, तो किससे मशवरा भी चल रहा था साथ साथ? कोई होता है ना, बहन होती है, कोई दोस्त होता है, किसी से आप मशवरा भी कर रहे होते हैं कि यार इस बार क्या करें, क्या डिफरेंट किया जाए? और इतने सारे तहाइफ माशाल्लाह आपने खरीदे, उसके लिए तो पूरा एक कमरा चाहिए होगा। देखें, कोई पहले प्लानिंग नहीं थी इतनी बड़ी, क्योंकि गाड़ी की भी प्लानिंग नहीं थी, बाइक की भी प्लानिंग नहीं थी, और डायमंड रिंग जो मैंने इनको गिफ्ट की उसकी भी प्लानिंग नहीं थी, और मैंने इनको जो मतलब तोलना था गिफ्टों में, इसकी भी प्लानिंग नहीं थी। वो छोटे मोटे पहन के आई हुई हैं आपने? डायमंड रिंग पहनी है अभी या कि नहीं? अभी नहीं पहनी। ओहो, अच्छा जी, फिर? अच्छा, ये अचानक ही हुआ, क्योंकि तकरीबन 20 दिनों के अंदर अंदर जो है वो एडजस्टमेंट होगी सारी। तो इन्होंने इसके बाद मैंने इनविटेशन कार्ड जो है इस बार बनवाए, क्योंकि हर साल इनविटेशन कार्ड भी नहीं बनाते थे। और इस बार मैंने स्पेशल झूमर पार्टी वो इनवाइट किया और अर्जेंटली ये सब कुछ हुआ। नाइला माशाल्लाह, यू आर वेरी लकी। तो ये खुशकिस्मती का एहसास खुद को भी होता है? जाहिर सी बात है, होता है। अभी तो सारी फीमेल्स मुझसे, सारी दोस्तें खूब जलती होंगी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, सभी जेलसी फील कर रहे हैं मुझसे अभी। कैसे पता चला जेलस हो रही है? कैसे पता चलता है? जेलस फील हो जाता है, कमेंट करती हैं मुझसे गर्ल्स, अच्छा माशाल्लाह तुम बड़ी लकी हो, ये है वो है। तो अभी हमने देखी है ना वीडियोस वगैरह, काफी लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को टैग कर रहे हैं। लोग फीमेल ना अपने हस्बैंड्स को टैग कर रही हैं, वीडियोस के नीचे हम कमेंट देखते हैं, देख लें आप, जरा देख लें, आप देख लें, सुधर जाएं आप, सुधर जाएं। देखिए नाइला के शौहर ने क्या क्या कर दिया, कितने तोहफे दे दिए। आपने मुझे क्या दिया था पिछली बार सालगिरह पे? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। काफी कमेंट आ रहे थे, वो कह रहे थे कि आप भाई घर उजाड़ेंगे हमारे। आए हाय, अल्लाह ना करे। तो मैंने कहा ये घर उजाड़ने वाली बात नहीं है, ये तो टिप्स है भाई, सीखो। बिल्कुल, तुम भी करो, सब करो, सारे शौहर करे। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है मिस कि आप बड़े बड़े मतलब आप लाखों खर्च कर दें, जितनी हैसियत है हर साल सेलिब्रेशन करनी चाहिए। अच्छा, तो नाइला मुझे ये बताओ कि फिर अब इतने तहाइफ जब मिल जाते हैं और इतनी अच्छी सेलिब्रेशन हो जाती है और माशाल्लाह माशाल्लाह नजर ना लगे, इतना प्यार करने वाला शौहर जब होता है, तो भाई अब तो फिर लड़ाई के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं कि भाई अब देखो मेरा शौहर तो मुझसे बड़ा प्यार करता है, अब मैं कोई लड़ाई नहीं करूंगी इसके साथ। या जो बात पे पहले मुंह फुला के बैठ जाती थी, नहीं यार सारी बातें साइड पे, ऐसा हुआ? ऐसा हुआ तो है, लेकिन इससे पहले भी नहीं हम लड़ते, कभी नहीं लड़ाई हुई।
मतलब बहुत रेयर केसेस में हो हम थोड़ा बहुत लड़ पड़े, वो भी एक आधा घंटे से ज्यादा हम रखते ही नहीं, लड़ाई बोल पड़ते हैं। क्या वजह है, कैसे मेंटेन करते हो रिलेशनशिप को? मेरे ख्याल से जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद सारा प्यार निकल जाता है, सारा खत्म हो जाता है, चेंज हो जाती है लाइफ। ऐसा लगा कभी किसी लम्हे? जरा भी नहीं फील हुआ। अच्छा। जो मेरा ख्याल, तो ये क्रेडिट किसको गया? दोनों को 50-50। अच्छा। जो मैंने एनालिसिस किया ना उसमें ये है कि हम एज अ फ्रेंड है। हाँ। अगर सभी एज अ फ्रेंड रहे ना तो कभी लड़ाई ना हो। तो कौन सी ऐसी गलतियां आप देखती हो आपकी दोस्तें कर रही होती हैं या लोग करते हैं जिनकी वजह से उनका हर वक्त वो कहते हैं ना चै 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 ही रहता है भाई? बिल्कुल। तो ऐसा किया आप लोगों ने बैठ के क्या डिसाइड किया था कि भाई देखो हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, या नेचर ही ऐसा है? नेचर भी हमारी वैसे सेम है। तो दूसरा हमने ऐसा डिसाइड किया था कि हमने ना ही घर वालों के मसाइल में पढ़ना है। अच्छा। ना किसी की बात सुननी है। अच्छा, ना तो ही कोई ऐसा नहीं होता, ऐसा तो हो नहीं सकता कि शौहर दफ्तर से आए और खवातीन जो हैं वो सास की रिपोर्ट, यार तो मेरी नंद ने देखो ये कर लिया, मेरा जोड़ा मांग लिया, या मेरी सास ने मेरे खाने की तारीफ नहीं की, नमक ज्यादा हो गया, चाय में चीनी ज्यादा हो गई, कभी तारीफ नहीं होती? ऐसी कुछ शिकायतें नासिर नहीं नाइला लगाती? नहीं, सबसे पहले तो हमारी जब शादी हुई थी ना, हम 1 साल इकट्ठे रहे हैं। अच्छा। तो उसके बाद हम सेपरेट हो गए, खुद ही अलग हो गए। क्योंकि घर अलग घर वालों से अलग हो गए या आपस में सेपरेट हो गए? नहीं, घर तो हमारा अलग है ना, स्टार्ट में अलग। अच्छा। लेकिन पहले इनकी मदर के साथ रहते थे ना। अच्छा। उसके बाद सेपरेट हो गए। और उसके बाद ये है कि क्योंकि जब भी शादी हो ना, पेरेंट्स का सबसे पहला हक है कि वो अलहदा कर दे। ठीक, लड़ाई झगड़ों अम्मा ने कहा नहीं कि शादी के बाद बहू मेरा बेटा मुझसे ले गई, हाय? नहीं, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे वो फैमिली के अंदर ही जो है ना वो रह रहे होते हैं, वो भी वाल साथ साथ घर हैं। अच्छा। वो भी मतलब हमारा पूरी फैमिली जो है एक ही जगह पे रह रही होती है, लेकिन सेपरेशन है हमारा, जो घर अलग-अलग है। इसी तरह जब ये चीजें हो जाती है ना सेपरेट, और उसके बाद मैंने इनको ये कहा था कि आपने किसी के साथ बैठना भी नहीं है। ठीक है, जब ये चीजें होती है ना, जब किसी मतलब फीमेल जब आपस में बैठ जाती है ना, किसी की जिंदगी में बैठ जाती हैं आपस में फीमेल, तो वो एक दूसरे को जो है ना बताती होती हैं, बातें बता रही होती हैं, शेयरिंग कर रही होती हैं। तो वो इस तरह प्रॉब्लम आ रही है। अम्मा को फोन उठाया और कहा कि भाई सारी दिन की जो रिपोर्ट होती है खवातीन वो यूजुअली या तो अपनी किसी सहेली को दे रही होती हैं या अपनी अम्मी को दे रही होती हैं, तो आप क्या सब कुछ अपने मियाँ के साथ डिस्कस करते हो? इसका ना क्रेडिट इनकी अम्मी को जाता है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी हैं। यकीन करें, मैं कहती हूँ कि शायद ही कोई ऐसी होगी सास, कह सकती। क्या बात है भाई, नेशनल टीवी पे बहू सास की तारीफ करी, ऐसा बड़ा कम देखने को मिलता है। वो मुझे बड़ा सपोर्ट करती हैं, वो हमेशा ही मेरे साथ खड़ी रही हैं। इन्हें वो प्रोग्राम देख रही होंगी अभी आपका? हाँ जी, मैं उन्हें कह के आई थी, देख रही होंगी। तो वाकई में इनकी काफी ज्यादा ना, वो बाकी बहुत अच्छी हैं, वो मुझे बड़ा सपोर्ट करती। बाकियों का नहीं मुझे पता, वो मुझे खुद कहती कि तुम मेरी बेटी हो। अच्छा, कितनी तारीफ करते हैं ये नासिर आपकी, मुझे ये बताएं, मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं? करते ही रहते हैं तारीफ तो। चले, वो शर्मा रही हैं नाइला, आप नासिर बता दें। अरे भी देखिए, आपने ये नहीं सोचना कि आप अभी अपनी कोई बात बता रहे हैं, कितने सारे लोग आपको देख रहे हैं और क्या पता किसी का दिन सवर जाए या किसी की लाइफ सवर जाए आपको देख के, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मिस, सुबह उठते हैं और सबसे पहले तो ये जो नाश्ता बनाती है, ये बनाती है कि आप ला के देते हैं? नहीं, वो कभी मैं ले आता हूँ, कभी ये लेती है, इसका कोई इशू नहीं। अच्छा। जब ये नाश्ता बनाती हैं, नाश्ते की तारीफों से लेकर शाम खाने तक तारीफें होती हैं। अब मुझे विसल नहीं आती करना, वरना मैं विसल कर देती इस बात से। भाई सुन ले मर्द हजरात, सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक बेगम की तारीफें होती हैं। हाँ। अच्छा जी। और उसके बाद जब सो जाते हैं तो ख्वाबों में भी तारीफें। वेरी नाइस जनाब, तो ये भी जवाब में उतनी तारीफें करती हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। एक मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक बार ये गई हुई थी बाजार। हाँ। तो इन्होंने कहा भूख लगी हुई है, लंच का इंतजाम करें। कब कहा? तकरीबन 6-7 माह पहले की बात है। अच्छा। हाँ, बाजार गई हुई थी, तो मुझे मैसेज किया कि ऐसे भूख लगी हुई है, अच्छा। इंतजाम करें। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, बाजार से ले आएंगे, क्योंकि हम मोस्टली जो है ना 90% जो है बाजार से हम लोग लेके आते हैं। हाँ। बना बनाया। हाँ। अच्छा, मैंने कहा ठीक है ले आऊंगा। अच्छा, मैंने बिरयानी बनाई घर। आपने खुद मैंने पहली बार बनाई अच्छा। थी, मैंने खुद बनाई, पानी ज्यादा डल गया। हाँ। वो ऐसे बन गए जैसे खीर होती है। हाँ। अच्छा, मैंने कहा चलें कोई बात नहीं है, मैंने कहा मैं ऐसे रख दिया, मैंने कहा आपके लिए सरप्राइज है। हाँ। इसने उठाया, कहती वाह इतने मजेदार, इतनी खूबसूरत बिरयानी आपने बनाई। हालांकि वो खीर थी, खूबसूरत भी नहीं, टेस्ट नहीं था। तो ये कहने का मतलब ये है कि मैं जो चीज बनाता हूँ तारीफ करती हूँ। हर एक की छोटी छोटी आदत को या एफर्ट को अप्रिशिएट बिल्कुल ऐसे कि ये चीज जो हमारी खामी भी है ना,
वो अप्रिशिएट करते हैं हम एक दूसरे को। तो वो ये जो नेगेटिविटी है ना, ये पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो। नाइला, अब नासिर की बर्थडे कब आ रही है? इनकी बर्थडे है 15 मार्च को। 15 मार्च को तो थोड़ा टाइम ही रह गया, तो अब आप भी कुछ प्लान कर रही हैं? मैं तो पहले देखिए 6 महीने पहले प्लान कर लिया था। हम ऐसे ही करते हैं 6 महीने, मैं भी कब से सोच रही हूँ, और साथ मतलब एक सोचने में इतना टाइम लगता है, करना क्या है, बैठ के रात को सोचना है क्या करना है, बताना नहीं है, बस दिल करता है बता दें, लेकिन बताते नहीं। अच्छा नासिर, हमें पता चला है कि जनाब आप बेगम के लिए शायरी भी करते हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, जब से इनसे प्यार हुआ तब से शायरी शुरू हो गई है। पहले जो है सैड शायरी थी, उसके बाद जिंदगी में रौनक आ गई नाइला से मिलने के बाद, तो कुछ हो जाए फिर अभी। हाँ जी बिल्कुल ज़रूर जी। नाइला की तारीफ में कुछ अशार सुनाए हम। हाँ, इनके लिए एक गज़ल मैंने लिखी थी, 2015 में मेरी बुक पब्लिश हुई, जब तू मुस्कुराए के नाम से। अच्छा। और उसके बाद शादी के बाद? जी नहीं, शादी से पहले। शादी से पहले, यानी कि ख्वाबों ख्यालों की मलका जो पहले शायरी में थी वो हकीकत में मिल गई। हाँ जी सुनाए। इनकी मुस्कुराहट पे, क्योंकि इनकी स्माइल बहुत प्यारी है, तो इनके लिए पूरी गजल मैंने लिखी है। वाह 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 वाह। सारा चमन खिल जाए जब तू मुस्कुराए, मुझे हौसला मिल जाए जब तू मुस्कुराए, फूलों की आंख से गिरता हुआ अश्के लहू चश्मे शबनम में संभल जाए जब तू मुस्कुराए। वाह वाह वाह। खिजा के रुख पर बहार नजर आने लगे, अफसुर्दा मौसम बदल जाए जब तू मुस्कुराए, मेरे सीने से किसी शराबी की तरह गिरता संभलता दिल जाए जब तू मुस्कुराए। और किता है, खिजा भी छोड़ दे चमन को नासिर, हर सू महक मचल जाए जब तू मुस्कुराए। क्या बात जनाब, तालियां होनी चाहिए। अब नाइला, उन्होंने इतनी खूबसूरत शायरी आपके लिए की है आपकी मुस्कुराहट पे, तो जवाब देना तो बनता ही है ना। जवाब इनको मैं जवाब दे कुछ गुनगुना के जवाब दे दें। चले आज हो जाए, कोई बात नहीं, आज सब देख रहे हैं, आज शर्माए नहीं, आज खुल के मोहब्बत का इजहार कर दे। सॉन्ग नहीं तो नात सुना दे। अल्लाह, क्या नासिर। नाइला एक शेर आपको। अच्छा मैं शेर, वो शेर था नहीं, वो किसी भी गाने का एक शेर सुना दे। अच्छा वैसे अगर सुनाना चाहूँ तो। हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं आपको एक हंसी वाली बात बता देती हूँ। वो इंटरव्यू हुआ था ना रिसेंटली, उन्होंने मुझसे कहा कि आप गुनगुना दे। तो मैंने कहा जैसे हालात चल रहे हैं ना, मेरा दिल कर रहा है मैं ये कहूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच नासिर। नाइला, मुझे आपसे मिलके यकीन जानिए बहुत खुशी हुई, और आई एम श्योर कि जितने लोग आपको देख रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा आपका प्यार देख के। और अल्लाह ताला जो ये प्यार है ये सलामत रखे, और जितने कपल्स घर पे देख रहे हैं सबको हिदायत दे, और सारे शोहरों को इतनी हिदायत दे कि वो भी अपनी बेगम की सालगिरह ऐसे ही सेलिब्रेट करें। जनाब देते हैं वक्फा, और उसके बाद किचन में क्या बन रहा है आपको लिए चलेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, और आज क्या बन रहा है इन रूह अफ़ज़ा किचन, जानते हैं अनम से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अनम। सलाम, आपको भी गुड मॉर्निंग। नबीहा, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चाउमीन बनाएंगे। हाँ। आपको पता है वेदर इतना मजेदार है, हाँ। तो मैंने कहा क्यों ना फिर आज हम चिकन चाउमीन ही बना लेते हैं। हाँ। तो सिंपल रेसिपी के साथ जो है इसको कुक करेंगे। तकरीबन मैंने इसमें सबसे पहले तो हम नूडल्स की बात कर लेते हैं। ये एग नूडल्स हैं, ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में। इनकी 2 से 3 दिन की एक्सपायरी होती है, आप ये लें और इसी से बनाएं। इसी से आपको सही रेस्टोरेंट स्टाइल का जो चाउमीन है वो मिलता है। उसके बाद मैंने 1/3 टीस्पून जो है कप है ऑयल का लिया है। उसमें मैंने वेजिटेबल्स में ऐड की हैं, शिमला मिर्च है, गाजर है और बंद गोभी है, और थोड़ा सा ग्रीन अनियन मैं ऐड करूँगी इसमें। गार्लिक में मैंने सौते कर ली थी पहले वेजिटेबल्स को, ठीक है जी। उसके बाद जो है अब इसके अंदर सॉस ऐड करेंगे। अच्छा, मीनवाइल जो मैं आपको दिखा दूं कि ये चिकन जो है मैंने बना के रखा हुआ है, इसको मैंने फ्राई कर लिया था। इसको सॉल्ट और कॉर्नफ्लावर लगा के और एग वाइट लगा कर मैंने इसको पहले मैरिनेट किया था। उसके बाद मैंने इसको शैलो फ्राई कर लिया था, और उसके बाद ये इस फॉर्म में हो गया, तो मैंने इसको थोड़े छोटे छोटे से जो चंक्स हैं वो कर लिए थे। अब ये जैसे थोड़ी सी वेजिटेबल्स कौन सी ना मैं ऐड कर रहे हैं इसमें जी, कौन कौन सी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं इसके अंदर ऐड कर रहे हैं मजीद भी। इस तरह मुझे मशरूम बहुत पसंद है, हाँ। तो मैं अक्सर बहुत सारी चीजों में या पास्ताज में मेरा दिल करता है, सैंडविचेस में, बिल्कुल ऑमलेट में कि आप मशरूम ऐड कर लो। बिल्कुल ये ऑप्शनल है, आप इसे अगर चाहें तो इसमें मशरूम्स ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें कॉर्न्स, बेबी कॉर्न्स जो होते हैं
वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने करंटली इसमें यूज किया है कैबेज यूज की है, 1 कप के करीब, तकरीबन 2 नॉर्मल साइज की शिमला मिर्च यूज की है, और 1 मैंने नॉर्मल साइज की जो हमारी ऑरेंज वाली गाजर होती है जिसको चाइनीज गाजर कहते हैं, जो हम यहाँ कहती हैं कि बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून गार्लिक लिया था, उसको सौते किया था मैंने ऑयल के अंदर, उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दी थी। अब मैं जो है ये सॉस है, इसके अंदर मैंने ऑयस्टर सॉस ऐड की हुई है और इसमें सोया सॉस है, तो अब ये सॉस इसके अंदर जाएगी। साथ ही जो है इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। अच्छा, ये आपने चिकन में ऐड की है या हमने पास्ता में ऐड की है? ये मैंने अभी वेजिटेबल्स में आपने सॉस ऐड कर दी है जी। अच्छा अनम, ऐसी कोई सॉस जो कि कभी भी हमने कोई चाइनीज डिश बनानी हो तो वेजिटेबल्स में हम ऐड कर सके, तो आई गेस ऑयस्टर और सोया सॉस का बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन आता है, और जो चाउमीन होता है उसमें ज्यादा क्वांटिटी जो है वो हम ऑयस्टर सॉस की ऐड करते हैं। आई डोंट नो कि चाउमीन में ऑयस्टर सॉस भी ऐड होता है। जी जी बिल्कुल, चाउमीन में जो मेन इंग्रेडिएंट है उसका वो ऑयस्टर सॉस है। अच्छा मैंने इसके अंदर जो बहुत सारे लोग केचप उसमें ऐड कर लेते हैं, चिली गार्लिक सॉस जो होती है। वो चाउमीन एक्चुअल जो चाइनीज चाउमीन है उसमें केचप का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि घर वाली जो लाल लाल बनी होती है और बाजार में वो लाल वाला टच नहीं होता। और प्लस लोग एक और चीज करते हैं, वेजिटेबल के अंदर जब आप उसके अंदर मटर डाल देते हैं ना तो वो चाउमीन का फ्लेवर को वो देसी चाउमीन हो जाती है, देसी चाउमीन हो जाता है। अच्छा, अब ये जो चिकन फ्राइड है मैं ये इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और इसको जो है हम 1-2 मिनट जो है स्टर करेंगे, और उसके बाद मैं इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स नूडल्स ऐड कर दूंगी। अच्छा, अनम चिकन को आपने कैसे फ्राई किया है? सिंपल, मैंने इसको कॉर्नफ्लावर लगाया था, नमक, सिंपल कॉर्नफ्लावर, हाँ सिंपल कॉर्नफ्लावर, नमक और एग वाइट लगा के इसको मिक्स किया और इसको शैलो फ्राई कर लिया। और कोई चीज थी? और कोई चीज नहीं, ठीक है। उसके बाद सॉल्ट, ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं उसमें? हाँ, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं, चिकन पाउडर, हाँ जी मैं चिकन पाउडर इसमें ऐड करूंगी, और चिकन पाउडर भी जरा हाथ हल्का रख के हम ऐड करेंगे, क्योंकि सोया सॉस में भी और ऑयस्टर सॉस दोनों में बहुत नमक होता है। ठीक है, तो इसके जो ऑयस्टर सॉस में तो अच्छा खासा नमक होता है। जी बिल्कुल, तो नमक आपने बिल्कुल एंड पे फिर इसका मतलब है कि ऐड करना है। उसके बाद मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, इसके अंदर मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा फ्लेवर लगता है उसका दड़ा मिर्च का। तो आप चाहे तो दड़ा मिर्च भी जो है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उसका कलर भी जरा खिला खिला, कलर भी बहुत अच्छा आता है। साथ ही जो है अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ये नूडल्स। ओके, ग्रेजुअली हमने पहले से कुक किए हुए हैं ये अच्छा अनम, मैं देख रही हूँ कि आपका जो नूडल है वो बहुत ही खड़ा खड़ा और अलग है, इसकी क्या वजह है? घर में तो हमारा बहुत ज्यादा वो चिपक जाता है। नबिहा, ये एक जो है ऑलरेडी रेडीमेड एग नूडल्स हैं, मैंने इनको सिर्फ वार्म वाटर के अंदर डाला है ताकि वो खुल जाए। उसमें ऑयल भी ऐड किया है? उसमें कुछ भी नहीं ऐड करने की जरूरत है, सिर्फ वार्म वाटर में आपने इनको डालना और ये थोड़ी देर बाद ये खुल जाएंगी। तो ग्रेजुअली जो है इसको मिक्स करते जाते हैं। ओके, हसीन रंग आ रहा है आपकी चाउमीन का, और साथ साथ जो है थोड़ी थोड़ी और ऐड करते जाएंगे ताकि मिक्सिंग में जो है जब हम एक साथ ज्यादा नूडल्स ऐड कर देते हैं तो नबिया मिक्स करना मुश्किल हो जाता है, बड़ा इशू आता है। तो अनब, आप इसमें केचप बिल्कुल ऐड नहीं कर रहे? मैं इसमें बिल्कुल भी केचप नहीं ऐड कर रही। अगर आपको केचप खाने का शौक है चाउमीन के ऊपर तो आप अलग से, हाँ बिल्कुल, लेकिन सॉस बनाने की सुस्ती के चक्कर में केचप ऐड करना गुनाह है। बिल्कुल गुनाह है, बिल्कुल गुनाह है, सही कह रही हैं आप। अच्छा जी, अब मैं साथ में ही और आलू ऐड करना भी गुनाह है। बिल्कुल नबिया, आपने सही बात कही है कि खुदा का नाम है, एक आलू और एक मटर, और ये दोनों को प्लीज, हरी मिर्च भी, हाँ हरी मिर्च भी, इन दोनों को प्लीज इतना दूर रखें चाउमीन से कि चाउमीन को चाउमीन ही रहना दे, सालन ना बनाए ना उसको। अच्छा, अब मैं आप चाउमीन में भी आलू को एडजस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़े से ग्रीन अनियंस। ओके, इस तरह मैंने ग्रीन पार्ट जो है ऐड किया है। ओके, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हाँ जी, अब इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स, और उसके बाद इसे करेंगे डिश आउट। और अनम, रेसिपी आप शेयर करेंगी फिर? जी, तो ये देखें नबिया, कलर कितना अच्छा आ रहा है, हर चीज जो है प्रॉपर्ली मिक्स हो गई है। भाई आज तो चाउमीन हो जाए, आज चाउमीन तो हो जाए। ये ले जी, हमारा चाउमीन जो है। सर्दी अब आ गई है तो रात को तो दिल करता है कि कोई इस तरह की चीज खाई जाए। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप चाहें, अगर आपको थोड़ी सी नूडल्स सॉफ्ट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको 1 से 2 मिनट का जो दम होता है ना
कवर करके रख दें और उसके बाद जो है आप नूडल्स को सर्व कर सकते हैं। हम रेसिपी शेयर कर दें फिर क्लोजिंग जाने पड़ते हैं। नूडल्स थी, एग नूडल्स मैंने ली थी 2 से 3 पैकेट्स, उसको मैंने वार्म वाटर में पहले खोल लिया था। उसके बाद मैंने ऑयल लिया था 1/3 कप, उसके अंदर गार्लिक को सौते किया, वेजिटेबल्स ऐड की हैं, चिकन ऐड किया है, उसको सौते किया है, सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस डाली है मैंने इसके अंदर, और उसके बाद मैंने इसके अंदर नूडल्स डाल के उसको टॉस कर लिया और जो हमारा चाउमीन है वो रेडी हो गया है। अनम थैंक यू सो मच, आपने ज़बरदस्त और मज़ेदार से चाउमीन की रेसिपी शेयर की है। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा और हमें दीजिए इजाज़त। कल इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।